जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट वे वनडे एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से आप लोगों के लिए इतिहास विषय की क्लास शुरू की जा रही है और ओरल लेक्चर आपको दिया जाएगा। बाकी पीछे आपको बैकग्राउंड में जो है उसके दृश्य दिखते रहेंगे ताकि इतिहास विषय बहुत ही रुचिकर तरीके से और बिना ज़्यादा मेहनत किए आपका तैयार हो सके। ये तैयारी आपकी पीसीएस की परीक्षा, समीक्षा अधिकारी का एग्जाम और जितने भी वनडे एग्जाम हैं उनमें जहां भी इतिहास के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बड़ी ही रामबाण वीडियो सिद्ध होने वाली है। आप सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो साथियों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आज की क्लास को शुरू करते हैं। इतिहास को बिल्कुल शून्य से शुरू करेंगे और एकदम शिखर तक लेकर जाने का प्रयत्न जो है इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। आप सभी लोग स्टेप बाय स्टेप आने वाली सारी वीडियो को देखें और उसके बाद अगर कोई डाउट आपका रह जाता है, आपको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ने के बाद भी मेरा कोई डाउट छूटा है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना अपना जो है उत्तर या अपना प्रश्न लिख कर भेज सकते हैं। साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। इतिहास विषय शुरू करने चल रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेता है कि इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। आखिर इतिहास है क्या? दोस्तों, इतिहास की सबसे सुंदर परिभाषा और सबसे छोटी परिभाषा वो बस यही हो सकती है कि इतिहास क्या है। पहला सवाल आपसे यही पूछता है, तो ध्यान रखिएगा, इतिहास का मतलब होता है अतीत में, यानी जो बीता हुआ समय है, अतीत में गुजरी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं का जो संकलन है वो इतिहास कहलाता है। साथियों, अब दूसरा सवाल पूछा जाता है कि इतिहास को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। साथियों, ये ध्यान रखिएगा कि इतिहास विषय को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक को हम प्राचीन इतिहास कहते हैं, एक मध्यकालीन इतिहास कहलाता है और एक आधुनिक इतिहास कहलाता है। तो इतिहास के तीन भाग कौन से हो जाएंगे? पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा जिसे आधुनिक इतिहास कहा जाता है। अब प्राचीन इतिहास के अंदर भी जो इतिहास है वो तीन भागों में बटा है। एक को हम आद्य ऐतिहासिक कहते हैं, दूसरे को हम प्रागैतिहासिक कहते हैं और तीसरे को हम जो है पहला प्रागैतिहासिक है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक है और तीसरा जो है वो ऐतिहासिक है। प्रागैतिहासिक काल क्या है? ये वो समय था जिसकी जानकारी हमें सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त हुई है। जैसे किसी तरह का बर्तन मिल गया है, कोई औजार मिल गया है, किसी प्रकार की अस्थि मिल गई है, इन सारी चीजों से हमको इसकी जानकारी मिलती है। इस समय लोगों को अक्षर का ज्ञान नहीं था, लोग पढ़े लिखे नहीं थे और लोगों को जो अक्षर ज्ञान न होने के कारण उस समय के कुछ चित्र पाए गए हैं, लेकिन उससे बहुत सटीक कोई प्रमाणित साहित्यिक स्रोत नहीं मिलता है। यानी पुरातात्विक स्रोत तो उपलब्ध हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोत जो है वो उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जो आद्य ऐतिहासिक है, आद्य ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक का मतलब जिसमें हमें पुरातात्विक स्रोत जो है वो प्राप्त हुए हैं और साथ ही साथ साहित्यिक स्रोत भी प्राप्त हुए हैं, लेकिन साहित्य इस प्रकार से लिखा गया है कि उसको हम आज तक पढ़ नहीं सके हैं। मेरे साथ जो स्क्रीन चल रही है वहां पर आपको जो जो राइटिंग है वो या जो फोटोग्राफ हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं ताकि आपको ये चीजें समझ में ज्यादा अच्छे तरीके से आती रहें। जैसे कि आप सिंधु सभ्यता की ये लिपि देखिए और इस लिपि में आपको ये पता चलेगा कि उस समय लोगों ने लिखा तो, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसकी हमको बहुत सटीक जानकारी नहीं मिल पाती है। आज भी सिंधु सभ्यता की लिखावट को हम पढ़ नहीं सके हैं और उसके चिन्ह आप देख रहे हैं। तो इस तरह के चिन्हों को देखकर ये पता चलता है कि उस समय लोगों ने लिखा तो था, लेकिन हमको उसकी कोई जानकारी नहीं है, क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है। जैसे उदाहरण के लिए डॉक्टर साहब जब कुछ लिखते हैं तो वो इतना खींच कर लिख देते हैं कि उसको या तो मेडिकल स्टोर वाला पढ़ सकता है या फिर डॉक्टर साहब पढ़ सकते हैं या भगवान जानता है, लेकिन उसके बारे में हम लोगों को कोई एक साधारण इंसान जो है उसको पढ़ नहीं पाता है। तो आद्य ऐतिहासिक में लिखा गया है, लेकिन उसके कोई जो है उसको कोई पढ़ नहीं पाया है। प्रागैतिहासिक में उल्टे सीधे कुछ चित्र पाए गए हैं,
लेकिन उन चित्रों का अर्थ आज तक स्पष्ट नहीं हुआ है। और जो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक के अंदर हमारी वैदिक सभ्यता आती है, जहां पर वेदों, पुराणों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, बहुत सारी संहिताओं, बहुत सारे मंत्रों की रचना की गई है और उन्हें हम सरलता पूर्वक पढ़ भी सकते हैं। जैसे इस समय संस्कृत भाषा का भरपूर इस्तेमाल किया गया और ये एक ऐसी भाषा है जिसे विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में गिना जाता है। तो ये चीज याद रखना है कि जो इतिहास है वो 3 भागों में बटा है। पहला प्राचीन इतिहास है, दूसरा मध्यकालीन इतिहास है और तीसरा आधुनिक इतिहास है। प्राचीन इतिहास के कालखंडों की बात करें तो वो भी 3 भागों में बटा है। एक प्रागैतिहासिक है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक है और तीसरा ऐतिहासिक है। प्रागैतिहासिक काल ये भी 3 कालखंडों में विभाजित है। जो प्रागैतिहासिक काल है उसके अंदर पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल आता है। इन तीनों कालों को छोड़कर जो आद्य ऐतिहासिक है उसके अंदर सिंधु सभ्यता आती है और जो ऐतिहासिक है वहां पर आपका वैदिक सभ्यता आती है। इसके लिखित प्रमाण मौजूद हैं, इसमें बहुत सारे दस्तावेज मौजूद हैं जिनको पढ़कर उस समय की जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं। साथ ही साथ उसके पुरातात्विक स्रोत हैं, यानी काफी औजार औजार हैं, हथियार हैं, बर्तन हैं, मृद भांड हैं, जिनको देखकर तत्कालीन समय की जानकारियां मिलती हैं। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। आज सबसे पहले पूरा पाषाण काल से शुरुआत करते हैं, या उसके भी पहले थोड़ा सा ले लेते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से शुरू करते हैं। माना जाता है कि अंतरिक्ष में यानी आकाश में एक सिंगुलरिटी था, एक बिंदु था, और उस बिंदु का, अब वो बिंदु कहां से आया है इसकी सटीक जानकारी किसी प्रकार के खगोल शास्त्री द्वारा नहीं दी गई है। एक सिद्धांत दिया गया है जिसे महाविस्फोट का सिद्धांत कहते हैं, बिग बैंग की थ्योरी कहते हैं। और वो बिग बैंग की थ्योरी ये मानती है कि ब्रह्मांड में एक सिंगुलरिटी था, एक बिंदु था, एक छोटा सा बिंदु था जिसका घनत्व लगातार क्या हो रहा था, कम हो रहा था, और धीरे धीरे करके वो इतना ज्यादा कम हो गया कि उसमें एकदम से विस्फोट होता है। और ये जो विस्फोट है इसी को कहते हैं बिग बैंग, या इसी को कहते हैं महाविस्फोट। ये जो सिद्धांत है बेल्जियम के एक पादरी द्वारा दिया गया था जिनका नाम था एबी जॉर्ज लेमतेरे। एबी जॉर्ज लेमतेरे ने बताया कि जब ये विस्फोट होता है तो इसी विस्फोट से जितने भी अंतरिक्ष में आप पिंड देख रहे हैं, चाहे वो सूर्य हो, चाहे तारा हो, या फिर कोई ग्रह हो, कोई उपग्रह हो, पुच्छल तारा हो, या फिर जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, आकाशीय पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, इनका निर्माण इसी विस्फोट से हुआ। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है कि पूरे ब्रह्मांड की संरचना का जो बिग बैंग का सिद्धांत है ये बेल्जियम के पादरी द्वारा दिया गया, जिनका नाम एबी जॉर्ज लेमतेरे था। जब सृष्टि का जन्म होता है तो ये जो पृथ्वी है उसी का एक टुकड़ा माना जाता है, और ये पृथ्वी आरंभ में आग के गोले की तरह गर्म थी, यानी ये बहुत ज्यादा गर्म थी। और होता क्या है कि इस पृथ्वी को ठंडा होने में लाखों वर्ष लगते हैं, और जब लाखों साल के बाद ये पृथ्वी ठंडी होती है तो इससे विभिन्न प्रकार की गैसें मुक्त होती हैं। जैसे कोई चीज आप देखेंगे तो ऊपर से वो लगता है कि ठंडी हो गई है, लेकिन भीतर से क्या होता है, वो गर्म होती है। उदाहरण के लिए आप आलू को उबाल लीजिए, या आलू को जब आप जो है उसे भून लीजिए। जब आप उसे भूंजेंगे तो भूनने के बाद ऊपर से तो लगेगा कि आलू ठंडा हो गया है, लेकिन जब अंदर उंगली डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो अभी भी गर्म है। तो इस चीज को आप लोगों को याद रखना है कि पृथ्वी एक लाखों साल में ठंडी हुई। जब ये ठंडी होती है तो इससे कई तरह की गैसें मुक्त होती हैं, और वो गैसें अंतरिक्ष में जाती हैं और एक दूसरे से क्रिया करती हैं। तत्पश्चात जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भयंकर बारिश होती है। जब ये बारिश होती है तो इस बारिश का परिणाम ये होता है कि ये बारिश हजारों साल तक चलती है, और हजारों साल चलने के कारण जो पृथ्वी पर जो गड्ढा होता है उस पर महासागरों का निर्माण होता है। इस तरह से महासागरों के किनारे किनारे पहले एक कोशिका के जीव आते हैं, जैसे अमीबा। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है।
इसी प्रकार से फिर धीरे धीरे करके बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होता है। जब बहुत सारी कोशिकाओं वाले जीव पैदा होते हैं तो इन्हीं से सरीसृप वर्ग के जीव, यानी जिन्हें हम पूंछ वाले जानवर कहते हैं, इनका निर्माण होता है। जैसे छिपकली, मगरमच्छ, सांप, इनमें आपको पूंछ मिल जाएगी, तो पूंछ वाले जानवरों का जन्म होता है। फिर यही पूंछ धीरे धीरे करके इन पूंछ वाले जानवरों से बंदरों का जन्म होता है। और जब बंदर पैदा होते हैं तो उन बंदरों में से लोग, बंदरों को आपने देखा होगा कि दोनों हाथ दोनों पैर मिलाकर चलते हैं, लेकिन हजारों लाखों साल लगता है इनमें से कुछ बंदर सीधा खड़े होने का प्रयत्न करते हैं। ये जो विकास का क्रम आप देख रहे हो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इसी को कहा जाता है विकासवाद का सिद्धांत। और ये सिद्धांत डार्विन महोदय ने दिया था। डार्विन का कहना है कि जो विकास है वो अचानक से नहीं हुआ, बल्कि वो धीरे धीरे करके हजारों लाखों सालों में हुआ है। यानी जो आज का मनुष्य आप देख रहे हो, जो वेल अपडेट है, टाइप कोट पैंट इनका इस्तेमाल कर रहा है, ये एक दिन में नहीं बना, बल्कि ये धीरे धीरे करके हजारों लाखों वर्षों की जो है विकास का क्रम था, जो आज मनुष्य को इस पायदान पर पहुंचाता है। साथियों, इसके बाद क्या हुआ, तो जब विकास का क्रम आगे बढ़ा, उन बंदरों में से कुछ बंदरों ने क्या किया वो सीधा खड़े होने का प्रयत्न किया। जब वो सीधा खड़े होने लगे तो उस समय उनको ज्यादा दूरी तक दिखाई देने लगा, और अब उनके पास एक अच्छी चीज ये थी कि उनके दोनों हाथ मुक्त हो चुके थे। इन हाथों का प्रयोग वो अपने दूसरे कामों में, जैसे लाठी पकड़ने, डंडा पकड़ने या सामान को पकड़ने में करने लगे। और इन्हीं से चिंपैंजी का प्रयोग हुआ। इन बंदरों में से कुछ बंदर ऐसे थे जिन्होंने अपनी पूंछ का प्रयोग कम कर दिया। यहीं पर एक और सिद्धांत चल जाता है जिसे कहा जाता है डार्विन का, जिसे कहा जाता है लैमार्कवाद। लैमार्क कहता है कि जब इंसान अपने किसी भी अंग का लगातार इस्तेमाल करेगा तो वो आर्गन, वो अंग आगे चलकर धीरे धीरे ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा बड़ा होगा, और उस अंग का जो प्रयोग है, अगर लगातार हम किसी आर्गन का प्रयोग करते रहेंगे तो वो ज्यादा मजबूत होगा। उदाहरण के लिए हम लोग दिन भर अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको नाक खुजाना है तब भी हम अपने दाएं हाथ का प्रयोग करते हैं। बाएं हाथ का प्रयोग हम कुछ खास मामलों में करते हैं, कुछ खास कामों में करते हैं। इसीलिए हमारा दायां हाथ हमारे बाएं हाथ से ज्यादा मजबूत माना जाता है। यानी दायां हाथ क्या होता है, ज्यादा मजबूत माना जाता है। तो लेमार्क कहता है कि जो मनुष्य है या जो पहले बंदर था, बंदरों में से कुछ बंदरों ने अपनी पूंछ का इस्तेमाल बंद कर दिया। इसी वजह से वो पूंछ आने वाली पीढ़ी में धीरे धीरे करके हजारों साल में क्या हुई, छोटी होती चली गई, कमजोर होती चली गई, और वो पूंछ आज क्या है, समाप्त हो गई। इन्हीं बंदरों से चिंपैंजियों का जन्म हुआ। सवाल ये भी पूछता है कि जो चिंपैंजी हैं, मनुष्य का निकटतम कपि किसको माना जाता है। तो याद रखिएगा, मनुष्य का सबसे निकटतम जो सदस्य माना जाता है वो एक चिंपैंजी को माना जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य का जो जन्म है वो चिंपैंजी से हुआ है। अगर आपके बगल में एक चिंपैंजी को बिठा दिया जाए तो आप बड़ा हैरत करेंगे कि ये एक इंसान है या फिर एक चिंपैंजी है। मतलब खाली आप उसकी बनावट, शारीरिक बनावट जब देखेंगे तो उसके भी हाथ, उंगलियां, पैर, सारी चीजें हमारे बिल्कुल समान होंगी। तो इन्हीं से चिंपैंजियों का जन्म हुआ, और यही चिंपैंजी आगे चलकर मानव रूप धारण करते हैं। तो आशा कर रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का ये छोटा सा सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करिएगा, और दूसरी वीडियो आपके लिए फिर से अपलोड कर दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।